पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये टेंशन भी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला न कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही है वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट की बिल्कुल भी आदी नहीं, इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है, मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दी। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्स घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल की जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था, लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग औद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और अब खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल क्टेसिफोन के दरमियान इतना फासला नहीं था। मुसलमान पर्शियन एम्पायर की पहली फौज को वलाजा में हराने के बाद पर्शियन एम्पायर के इंपॉर्टेंट प्रोविंस इराक की सेंटर सिटी अल हिरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसीलिए पर्शियन बादशाह ने दूसरी फौज को मुसलमानों को रोकने के लिए इसी सिटी की तरफ रवाना किया और आखिर उलैस के मकाम पर ये दोनों
दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आए और यहाँ जो जंग हुई वो वाहिद जंग है जिसके बारे में खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने जंग मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी 19 के फौज जैसी कोई फौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग से ज्यादा अपने दुश्मनों के माइंड और मोरल से लड़ते और दुश्मनों के मोरल को तोड़ने के लिए हमेशा जंग से पहले ही उस फौज के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते और फिर उसे मारकर दुश्मनों की फौज का मोरल बिल्कुल तोड़ देते। और इस बात का पर्शियन फौज के जनरल को बहुत अच्छी तरह पता था, इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही रात को 12 लोग जमीन के अंदर मट्टी में छुपा दिए। अगले दिन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को लड़ने का चैलेंज दिया। उनका जनरल अकेले फौज से इस साइड से आ गया है और कहा वहाँ नहीं यहाँ लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद भी वहाँ गए और लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया अचानक जमीन से वही 12 लोग बाहर आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। नाउ एक तरफ 13 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से वही हुआ जो होना था। खालिद बिन वलीद ने इन सारों को खत्म कर दिया और एक बार फिर पर्शियन फौज का जनरल मारा गया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दी और बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पर्शियन फौज जंग छोड़कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनकी इस फौज को भी क्रश कर दिया। इस जंग के बाद एक बहुत ही अजीब सा वाकया भी पेश आया कि पर्शियन फौज के एक जनरल जो अरेस्ट हो चुका था उसने आके खालिद बिन वलीद को बताया कि हमारे एम्पायर पर्शियन एम्पायर में ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि एक दिन किसी जंग के दौरान आपकी तलवार टूटने के बाद अचानक आसमान से खुदा की तरफ से आपके लिए एक तलवार उतरी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जिस पर वहाँ खड़े सारे मुसलमान बहुत हंसे, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर की पब्लिक में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका। इस जंग के बाद अल-हिरा सिटी के साथ साथ पर्शियन एम्पायर के इस इलाके के बहुत सारी सिटीज ने मुसलमानों के सामने सरेंडर करना शुरू किया। पर्शियन एम्पायर पर हमला करने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद वही इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे कि किसी भी बच्चे बूढ़े औरत पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और कोई दरख्त भी नहीं काटना और किसी से कोई चीज नहीं छीनना। इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखकर खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर के इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज वहाँ के लोकल अवाम को वापस कर दी और इंसाफ जस्टिस का एक जबरदस्त निजाम बनाया जिसमें उन्होंने सारों के सामने पर्शियन एम्पायर के ताकतवर लोगों को आम लोगों की तरह सजाएं दी और सूद का निजाम भी खत्म कर दी। मतलब खालिद बिन वलीद जैसे ही किसी सिटी को फतह कर उस सिटी की इकोनॉमी खराब होने के बजाय और स्ट्रांग होने लगती और खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को स्ट्रांग करने के लिए जो टैक्स जजिया यहाँ की आवाम पर लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले यहाँ की आवाम पर्शियन बादशाह को भेजा करती। ये सब देखकर पर्शियन अवाम बहुत हैरान थी, इसीलिए जो सिटीज इससे पहले मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ती थी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई के बाद मुसलमानों के सामने सरेंडर करने लगी और जजिया टैक्स खुशी से देने थे। अब खिलाफत राशिदा पर्शियन एम्पायर से इस सारे इलाके को फतह कर चुकी। यहाँ तक मुसलमान साल 633 के जुलाई के महीने में पहुंचे और जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई।